हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ रीज़न की वजह से जो है मुझे रिकॉर्डेड वीडियो डालना पड़ रहा है और रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा बहुत सही रिकॉर्ड हो भी जाता है। और लाइव में क्या होता है, लाइव में थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाता है कैमरा, और अप डाउन मतलब होते रहता है। ठीक है, कभी लाइट बढ़ता है, कभी घटता है, इस तरह से। और आप लोग इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे, तो इसलिए रिकॉर्डेड डालते हैं। और रीज़न यही है कि लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे काम चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है फिजिक्स में लेक्चर नंबर 5। ओके, आप लोग कंटिन्यू बना के रखिएगा, आप लोग का शेड्यूल खराब ना हो, इसलिए हम वीडियो डालते ही रहते हैं। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया, आज पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में। इसमें आपको दो प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलेगा, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। ओके, नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और नाभिकीय संलयन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन और नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, फ्यूजन। आप समझिएगा, नाभिकीय विखंडन किसे बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। नाभिकीय विखंडन हम उसे बोल देंगे जब दो भारी नाभिक का टुकड़ा जब विस्फोट होता है तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। यही चीज़ तो हम लिखे हैं, जब भारी नाभिक दो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है परमाणु बम। परमाणु बम जो है क्या होता है, ये विस्फोट होता है। तो वही बोला गया है कि जब दो नाभिक टूटते हैं, विस्फोट होते हैं, इस घटना को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ओके, परमाणु बम की बात बोलेंगे तो इसे खोज जो किए थे ओटो हॉर्न और ओपेनहीमर। ओटो हॉर्न और ओपेनहीमर जो है परमाणु बम की खोज किए थे। ठीक है, अब देखिएगा, प्रथम परमाणु विस्फोट जो है यह जापान में किया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो है प्रथम परमाणु विस्फोट किया गया था, फेंका गया था। ओके, और वो परमाणु विस्फोट का नाम क्या था, समझिएगा। ये परमाणु विस्फोट का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। और प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था, हिरोशिमा पे हुआ था। और हिरोशिमा पड़ता है जापान में, तो अमेरिका के द्वारा जो है जापान में, मतलब हिरोशिमा पे जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को बम विस्फोट किया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और ये बम विस्फोट जो किया गया था, तो इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था लिटिल बॉय। क्या रखा था, लिटिल बॉय। तो आपसे पूछेगा प्रथम परमाणु विस्फोट जो हुए थे उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, हिरोशिमा किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1945 को किया गया था। ठीक है, दूसरा परमाणु विस्फोट जो है ये भी अमेरिका के द्वारा ही किया गया था, और यह जो है 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर किया गया था। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे किया गया था। ठीक है, तो दूसरा परमाणु विस्फोट पूछेगा कि नागासाकी पे 9 से हो गया नागासाकी, 9 से हो गया 9 अगस्त। तो नागासाकी पे जो है 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जो है यह दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, दूसरा परमाणु विस्फोट जो हुआ था, तो यह जो है दूसरा वर्ल्ड वार के तहत जो है ये परमाणु विस्फोट को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, स्टार्ट तो हुआ था दूसरा परमाणु विस्फोट 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, और दूसरा वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1 सितंबर 1945 ईस्वी को। जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, जब दूसरा वर्ल्ड वार किया गया था 1 सितंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, तो इस समय जो है क्या किया, दूसरा परमाणु विस्फोट जो हुआ था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे नाभिकीय संलयन समझते हैं। नाभिकीय संलयन को अब समझिएगा। देखिए, नाभिकीय संलयन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, इसे कैसे दर्शाया जाता है, समझिएगा। जब 2 या 2 से अधिक नाभिक एक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, दो नाभिक मिलकर जब फूटता था तो उसे बोलते थे नाभिकीय विखंडन। ये 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ओके, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो यही बोला गया है कि जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करे उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन। ओके, एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन बम। एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोजन बम की खोज पूछेगा आपसे तो एडवर्ड टेलर किए थे। हाइड्रोजन बम की खोज कौन किए थे, एडवर्ड टेलर किए थे। और भी एग्जाम्पल में आते हैं सूर्य और तारा। सूर्य में कितना % हाइड्रोजन होता है, तो 71% हाइड्रोजन होता है, जो कि सूर्य जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन बम फूटने पर जो है, हाइड्रोजन बम जब फूटते हैं तो इसमें कितना ऊर्जा निकलती है, तो 7.6 EMV ऊर्जा निकलती है।
17.6 EMV ऊर्जा निकलती है। फिर से बोल देते हैं, हाइड्रोजन बम जब फूटते हैं तो 17.6 EMV ऊर्जा निकलती है हाइड्रोजन बम फूटने से। ओके, आगे देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर जो है आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर आपको देखने को मिलेगा। पहला मंदक, दूसरा नियंत्रक क्षार और तीसरा ईंधन के रूप में। ओके, तो मंदक के रूप में जो पूछेगा आपसे कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सूत्र होता है D2O या ग्रेफाइट। D2O या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मंदक के रूप में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मंदक होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। मंदक जो है इलेक्ट्रॉन की गति को क्या करता है, धीमा करने का काम करता है। ओके, दूसरा देखते हैं नियंत्रक क्षार। नियंत्रक क्षार के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तीसरा देखते हैं ईंधन। ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम और यूरेनियम, या इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करेंगे। या तो यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ तो हम लिख ही दिए हैं कि मंदक का कार्य क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की गति को धीमा करना। ओके, यहाँ समझते हैं भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछेगा आपसे कि रावत भाटा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। रावत भाटा कहाँ है, जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है रावत भाटा, ये कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कलपक्कम, कुंडलकुलम, कलपक्कम और कुंडलकुलम ये कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है तमिलनाडु में। कलपक्कम बोले या कुंडलकुलम बोले, दोनों कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। नरोड़ा कहाँ पड़ता है, नरोड़ा यूपी में पड़ता है। नरोड़ा यूपी में पड़ता है। ठीक है, और यूपी के बुंदेलखंड में पड़ता है नरोड़ा। ओके, काकरापारा पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात। गुजरात के सूरत में काकरापारा पड़ता है। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि पश्चिम साइड से बहने वाली नदी है ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिमी साइड से निकलती है। आगे देखने वाले हैं हम लोग रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर रेडियो सक्रियता में 82 या उससे अधिक जो अपना अस्थायित्व बनाने के लिए जो है अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करते रहती है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर तत्व 82 या उससे अधिक है तो ये जो है अपना अस्थायित्व बनाए रखने के लिए, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए जो है अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते रहती है रेडियो सक्रियता में। क्या बोले हैं, अगर 82 या उससे अधिक जो अपना अस्थायी तत्व बनाए रखने के लिए, अस्थायित्व बनाने के लिए अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते रहती है। ये आपको समझाएंगे, आगे समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज पूछेगा कि कौन किए थे, तो हेनरी बेकलर किए थे। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे, हेनरी बेकलर किए थे। पी क्यूरी, एम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिले थे 1903 में। किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में पूछेगा। पी क्यूरी का अर्थ हो गया, देखिए एम क्यूरी का अर्थ हो गया मैडम क्यूरी। एम क्यूरी का अर्थ हो गया मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का ही रिलेशन में आता था ही। ठीक है, दोनों मिलके जो है 1903 में जो है क्या किए थे, तो खोज किए थे। एम मतलब पी क्यूरी और एम क्यूरी। पी क्यूरी और एम क्यूरी की जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1903 में। पी क्यूरी और एम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1903 में। किस क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। मैडम क्यूरी जो है नोबेल पुरस्कार, मैडम क्यूरी को पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था पर्सनली, तो 1911 में मिला था। किस क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 1911 में मिला था रसायन के क्षेत्र में। अब देखिएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा की प्रकृति पूछेगा आपसे। अल्फा बीटा गामा की प्रकृति कैसी होती है, उदासीनी या फिर प्लस या फिर माइनस होती है, तो आपको देखना है। अल्फा की प्रकृति प्लस होती है, मतलब धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। बीटा की प्रकृति ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस होती है। और गामा की प्रकृति जो होती है ये उदासीन होती है, मतलब जीरो होती है। ठीक है, तो अल्फा की प्रकृति प्लस, बीटा की प्रकृति माइनस और गामा की प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिएगा रेडियो सक्रियता की माप। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से, मतलब जीएम काउंटर से इसकी माप की जाती है रेडियो सक्रियता की, जो हम सिर्फ जीएम लिखे हैं। ओके, अब समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरेनियम जो है 235 है। यूरेनियम 235 है, मतलब यूरेनियम का जो है परमाणु भार 235 है। यूरेनियम का जो है परमाणु क्रमांक 92 है। ठीक है, आपको एक बात बताए थे, ये मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम है। ठीक है, तो ऊपर वाले को बोलते थे हम लोग परमाणु भार और नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। भार हमेशा टोकरी कहाँ लेते हैं, सर पे लेते हैं, तो क्या हो गया भार। तो ऊपर वाले को बोलते हैं भार और नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ध्यान समझिएगा। जब इस तरह से दिया रहे तो आपको आंसर बताना है, किसका आंसर क्या होगा, समझिएगा।
जब इस तरह से दिया रहे रेडियो सक्रियता में यूरेनियम 235 परमाणु भार है और यूरेनियम 92 परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि परमाणु भार में 4 माइनस करना है, परमाणु भार में 4 माइनस करना है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी करना है। जब परमाणु भार में 4 के माइनस करेंगे तो यूरेनियम का परमाणु भार 231 हो जाएगा और 2 की कमी करेंगे तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो है 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब दिया रहे तो आपको क्या करना है, ठीक है, परमाणु भार में 4 की कमी करना है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि इस तरह से जब दिया रहे अगर अल्फा किरण उत्सर्जित करे तब आपको ये कंडीशन लागू करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही तरीका से दिया रहे और बीटा किरण उत्सर्जित करे तो ऊपर वाले में नो चेंज, ऊपर वाले में नहीं चेंज करना है। हम चेंज किए थे 4 क्यों, जब ये अल्फा किरण उत्सर्जित करेगा तब, इस तरह से अल्फा किरण उत्सर्जित करेगा तब। ये आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा जब बनाएंगे आप तो, ठीक है। जब अल्फा किरण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु भार में 4 माइनस कर दीजिएगा और नीचे वाले में जो है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देना है। तो वही तो किए, परमाणु भार में 4 की कमी किए तो यूरेनियम 231 हो गया, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी किए तो यूरेनियम 90 हो गया। आंसर हो गया आपका, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अल्फा किरण उत्सर्जित करेगा तब आप हम ये किए थे, लेकिन बीटा किरण उत्सर्जित करेगा तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना है और नीचे वाले में क्या करना है, तो नीचे वाले में 1 की वृद्धि कर देना है। जब आंसर देखेंगे तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं किए थे, यूरेनियम 235 था तो यूरेनियम 235 ही लिख दिए और नीचे वाले में क्या करना है, 1 की वृद्धि कर देना है तो यूरेनियम 93 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये कंडीशन तब लागू होगा जब बीटा किरण उत्सर्जित करेगा तो हम दोनों बता दिए, अल्फा उत्सर्जित करेगा तो क्या घटाना है, क्या प्लस करना है, और बीटा किरण उत्सर्जित होगा तो आपको क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, ठीक है, सब बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ, क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर भगभुक कर रहा है, ठीक है। तो बस आपका शेड्यूल बना रहे इसलिए हम वीडियो डालते ही रहते हैं, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू बना के रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।